सोचिए, कला अब सिर्फ स्टूडियो या कैनवस तक ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल। एक नई चीज हो रही है क्लाउड में, सर्वर्स पर, न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए। जैसे पिक्सल और कोड मिलके ना चुपचाप से पूरी चीज बदल रहे हैं कैसे हम कला को सोचते हैं, बनाते हैं, शेयर करते हैं। और इस सारे बदलाव के सेंटर में है मशीन लर्निंग, है ना? हाँ ये अब सिर्फ कोई टूल नहीं रहा, बल्कि एक तरह से क्रिएटिव प्रोसेस में साथी बनता जा रहा है। हाँ हमारी आज की जो ये गहरी पड़ताल है, इसका आधार स्रोत है मशीन लर्निंग, कला का नया कैनवस। हाँ ये स्रोत यही बताता है कि कैसे एल्गोरिथम अब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्रिएशन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत से मिली जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, जैसे जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी GANs, हाँ, जीएनस। ओपन AI का डाली और स्टेबल डिफ्यूजन। ये मॉडल असल में करते क्या हैं, काम कैसे करते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तो रचनात्मकता के मतलब ही बदल रहे हैं। हाँ, और ये भी देखेंगे कि इससे किस तरह के फिलॉसफिकल सवाल उठ रहे हैं, फ्यूचर कैसा हो सकता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं है, मतलब हर कोई जो विजुअल दुनिया से जुड़ा है उसके लिए ये जरूरी है। सोचिए, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला और सेकंडों में एक जटिल तस्वीर बन गई। कमाल है। चलिए ज्ञान से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि ये एडवर्सेरियल नेटवर्क है, इनका काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसमें जो सीखने का तरीका है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक जनरेटर जो नकली तस्वीरें बनाता है, अच्छा। और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर जो पहचानता है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। ये दोनों ना लगातार एक दूसरे से सीखते हैं। एक तरह का कंपटीशन चलता है। अरे वाह। जनरेटर कोशिश करता है कि और बेहतर नकली तस्वीर बनाए, और डिस्क्रिमिनेटर उनको पकड़ने में और माहिर होता जाता है। और नतीजा, ऐसी तस्वीरें बनती हैं जो कई बार इंसान भी नहीं पहचान पाते कि असली है या नकली। कमाल है। मतलब मशीनें ही एक दूसरे को सिखा रही हैं कि ज्यादा क्रिएटिव कैसे बने। और डाली, वो तो टेक्स्ट को सीधा तस्वीर में बदल देता है। स्रोत इसे भाषा और डिजाइन के बीच एक पुल जैसा बता रहा है। बिल्कुल। डाली और इसी तरह के दूसरे मॉडल जैसे मिड जर्नी भी हैं, वो दिखाते हैं कि AI कैसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर उसे विजुअल फॉर्म दे सकता है। हाँ। आप कह सकते हैं कि भविष्य का बनारस जैसा मोनेट ने सोचा होगा, और वो कोशिश करेगा। हाँ हाँ। ये उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जिनके पास आइडियाज तो हैं, पर शायद वो ट्रेडिशनल आर्ट स्किल्स नहीं हैं। लेकिन स्रोत ये भी चाहता है कि कई बार रिजल्ट हमारी सोच से थोड़ा अलग भी होता है। अच्छा। हाँ, और उससे कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड क्रिएटिविटी भी निकल आती है। और फिर आता है स्टेबल डिफ्यूजन, जिसने इस चीज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है ना? स्रोत इसके ओपन सोर्स होने पर काफी जोर दे रहा है। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। डायली जैसे मॉडल बंद सिस्टम है, उनके पीछे एक कंपनी है। स्टेबल डिफ्यूजन ओपन सोर्स है। अच्छा। मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे बदल सकता है और अपने डेटा पर ट्रेन करके अपनी स्टाइल भी बना सकता है। स्रोत इसे कहता है क्रिएटिविटी का विकेंद्रीकरण। मतलब पावर बड़ी कंपनियों से निकलकर आम यूजर और छोटे स्टूडियो तक आ रही है। मतलब ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है यूजर को। हाँ, आप उसे फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ये पहले मुश्किल था। लेकिन यहीं पर स्रोत कुछ गंभीर सवाल भी उठाता है, जैसे क्या कलाकार अपना कंट्रोल खो रहे हैं? क्या मशीन से बनी चीज को कला कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इसका मालिक कौन है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। ओनरशिप का सवाल तो बहुत पेचीदा है। अधिकार किसका है? प्रॉम्प्ट लिखने वाले का, मॉडल बनाने वाली कंपनी का, या उन लाखों तस्वीरों का जिन पर मॉडल ट्रेन हुआ है? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। स्रोत दो नजरिए बताता है। एक चिंता यह है कि इससे ह्यूमन आर्टिस्ट का काम शायद डिवैल्यू हो जाए। दूसरा नजरिया इसे एक शक्तिशाली टूल की तरह देखता है जो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ये कलाकार की जगह नहीं ले रहा, बल्कि इसकी क्षमताएं बढ़ा रहा है। तो मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है कि डिजाइनर AI से शुरुआती आइडियाज या मॉकअप बनवा लें, या लेखक अपनी कहानियों के लिए विजुअल इंस्पिरेशन लें। स्रोत इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में क्या कहता है? ये सब न सिर्फ हो सकता है, बल्कि हो भी रहा है। स्रोत में कई उदाहरण हैं जहां डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियाज को तेजी से विजुअलाइज करने में बहुत मदद मिलती है। जो काम हफ्तों में होता था, वो घंटों में हो सकता है। सही बात है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जिनका डिजाइन बैकग्राउंड नहीं है, पर उन्हें अपने ब्लॉग या प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे विजुअल्स चाहिए। स्रोत कहता है कि इससे डिजाइनर थोड़े बोरिंग, दोहराव वाले कामों से बचकर कहानी कहने
और बड़ी पिक्चर पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन स्रोत नैतिक चिंताओं को भी उठाता है ना? खासकर कॉपीराइट और कलाकारों की सहमति का मुद्दा, जिनके काम पर शायद ये मॉडल ट्रेन हो जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और एक्टिव डिबेट का एरिया है। शोध बताता है कि ट्रांसपेरेंसी की मांग बढ़ रही है, कलाकारों के लिए ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऑप्शन होना चाहिए और एआई से बनी सामग्री पर क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए। जो क्रिएटिव कम्युनिटी है वो ये पक्का करना चाहती है कि टेक्नोलॉजी जिम्मेदारी से आगे बढ़े और आर्टिस्ट के अधिकार सुरक्षित रहें। तो अगर हम इसे समेटें तो गैन्स, डैली, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एमएल टूल्स क्रिएटर्स को जबरदस्त क्षमताएं दे रहे हैं। ये इंसानी रचनात्मकता को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि इसे शायद बढ़ा रहे हैं, नई दिशाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, ऑगमेंटेशन हो रहा है। हाँ, ऑगमेंटेशन। और ये जो स्वामित्व, नियंत्रण, नैतिकता वाले सवाल हैं, उन पर बहस चल रही है, लेकिन डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक मौका है काम तेज करने का, नए आइडियाज लाने का और विजुअल स्टोरी टेलिंग को बेहतर बनाने का। बिल्कुल सही। स्रोत का निचोड़ यानी है कि भविष्य को क्रिएशन का है, जहां इंसान की सोच, उसकी विजन और मशीन की क्षमता मिलकर कुछ नया बनाएंगे। जैसा स्रोत में बहुत अच्छे से कहा गया है, ब्रश अब कोड का बना हो सकता है, लेकिन दृष्टि अभी भी इंसान की ही है। बहुत खूब। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये तकनीकें और ज्यादा एडवांस होंगी, कलात्मक अभिव्यक्ति के मायने कैसे बदल सकते हैं? और क्या कभी ऐसा होगा कि पूरी तरह से मशीन द्वारा बनाई गई कला को उतना ही गहरा भावनात्मक या सांस्कृतिक महत्व मिले जितना इंसानी रचना को मिलता है? सोचने वाली बात है।